हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड की पुस्तक 8th क्लास की है जिसका नाम है इतिहास। ठीक है, तो इतिहास में हम जानने वाले हैं सारे प्रश्नोत्तर के हल और इन सभी को आप नोट करके चलिए। तो चलिए देखते हैं। पहला ये दिया हुआ है, तो ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल, और ये पहले थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और अंतिम कौन थे? माउंटबेटन, याद रखना। फिर है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो ये थे जेम्स में, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो इनने लिखी है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबापूर्वक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है औपनिवेशीकरण। ठीक है, क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण। फिर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? अभिलेखागार में। अभिलेखागारों में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, फिर है जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो बच्चों ये होती है 10 वर्षों के। ठीक है, 10 ईयर्स बाद फिर जनगणना होती है। ठीक है, तो इसे जनगणना कहते हैं। जनता की गणना करना या एक प्रकार का सर्वे कह सकते हैं जिसे, उसे कहते हैं जनगणना। ठीक है, फिर देखते हैं ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया था, तो ये जेम्स रेनेल ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल ने बनाया था। तो देखते हैं अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था, तो ये था स्कॉटलैंड। ठीक है, कहाँ का था? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ये था स्कॉटलैंड का निवासी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया स्कॉटलैंड। फिर आगे देखिए, आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर सी। प्रश्न नंबर सी दिया हुआ है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन खालिस्तान में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये 1853 में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, याद रखना। और पहली टेलीग्राफ लाइन भी कब बिछाई गई थी? 1800 ये लाइन है, मतलब टेलीग्राफ लाइन जो रहती ना फ़ोन वाली, वो तो 1853 में ये भी उसी इस समय पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा। तो इसमें 3 भागों में बांटा। ठीक है, 3 पार्ट्स में, 3 भागों में हमने लिख दी थी। फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग खालिस्तान से जो भारत गवर्नर बने, कब बने थे? 1773 में। ठीक, 1773 में। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो जो इतिहास है, पश्चिम में इस काल में वैज्ञानिक तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ है। ठीक है, क्या हुआ वेस्ट में कि विज्ञान, तर्क, है ना, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता, इन ताकतों का क्या हुआ है? एकदम से इंक्रीज आया, इन सभी में विकास हुआ है। तो इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। इसलिए जो आधुनिक समय है इसको विकास का युग कहा जाता है कि इसमें बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। ठीक है, पहले सुलेखन वीस किसे कहते थे? तो सुलेखन वीसी या सुलेखन वीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें वो लिखते थे। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ अच्छे से लिखना, लिखावट अच्छी होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते थे सुलेखन वीस। ठीक, अब देखते हैं आगे। लेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो लेखागार में हम क्या देख सकते हैं? तो लेखागार में हम प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे पत्रों, ज्ञापकों को देख सकते हैं। ठीक है, कोई शाखा है प्रशासन की, ठीक है, सरकार द्वारा, तो एक शाखा से दूसरी शाखा में जब कोई पत्र जाता है तो हम उसको देख सकते हैं। वहाँ हम जिलाधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो ये होता है महत्वपूर्ण दस्तावेज लेखागार। ठीक है, अब देखते हैं इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। तो इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? तो इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता है कि ताकि इतिहास में वर्णित घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्धता के साथ अध्ययन किया जा सके। ठीक है, ये हमने 6वीं क्लास में भी आया होगा यही प्रश्न। ठीक है, तो तारीख क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो इस प्रकार से हम कोई भी घटनाएं जो होती है वो हम इतिहास से पता कर सकते हैं कि ये घटना उस समय की है। ठीक है, इसलिए तारीखों को इतिहास से जोड़ा जाता है। हाँ, फिर आगे देखते हैं छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुआ। क्या क्या लाभ हुए? छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होने लगी व उनमें जागरूकता आई।
साथ ही नेताओं व उपन्यासकारों में अपनी अपनी भावनाओं से जनता को अवगत कराया। ठीक है, तो फिर आप आगे का प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो औपनिवेशीकरण क्या होता है? औपनिवेशीकरण से आशय किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए निर्मल एवं प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर प्रयोग करना। ठीक है, ये होता है औपनिवेशीकरण। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने में जनता को क्या लाभ हुए। तो क्या हुआ था? ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता के लिए यात्राएं करना आसान हो गया। भाई रेलगाड़ी चलेगी तो सब यात्रा यहाँ से वहाँ घूम फिर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इनको ये आसान हो गया। फिर क्या हुआ? रेलगाड़ी से लंबी दूरी की यात्रा कम समय में कम लागत में की जा सकती है। ठीक है, तो हम भी देख सकते हैं ना, तो रेलगाड़ी बहुत स्पीड से भी चलती है, तो इस प्रकार से हम कई लंबी दूर हमें यात्रा करना है तो हम कम समय में भी कर सकते हैं। माल का यातायात निर्यात भी सुगमता से हुआ। अब क्या है भाई, माल जो व्यापार में माल आता है तो वो भी किसके जरिए आता है? वो भी हमारे इसी रेलगाड़ियों के जरिए आता है। तो इससे आयात जो निर्यात, आयात और निर्यात मतलब कि आयात मतलब आने वाली वस्तुओं का, और निर्यात मतलब जाने वाली वस्तुओं का सुगमता से हुआ। मतलब कि माल को हम बहुत सरल तरीके से रेलगाड़ी की सहायता से हम ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही बनता है। अरे जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है। तो जनगणना द्वारा क्या होता है? जन मतलब होता है जनता। ठीक है, गणना मतलब कि कैलकुलेशन समझ लो आप। ठीक है, तो कैलकुलेशन होता है, तो जनता की एक गणना करना कि कितने व्यक्ति अनपढ़ हैं, कितने व्यक्ति कितने जन्म हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी सरकारों के पास रहती है। ठीक है, इस सब की जानकारी निकाली जाती है। तो क्या है इसमें हम लिखेंगे 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी है। ठीक है, कब से? 19वीं सदी के आखिरी से। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जनजातियाँ इकट्ठे की जाती है। ठीक है, ये सब होता है। फिर आगे देखते हैं, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया। देखिए, जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में भारत के क्या किया गया, भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। भारत के जो हिंदू मुस्लिम थे उसने क्या किया है, विभाजित किया है। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेज को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं? औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के निम्न उद्देश्य थे। क्या थे? भारत पर अच्छे से शासन के लिए यहाँ की धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, है ना, और स्थानीय इतिहास तथा यहाँ की फसलों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये सब हमारे औपनिवेशिक शासन के दौरान ये सब उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न हमारा नहीं है। ठीक है, आगे हमारा जो चैप्टर है अध्याय नंबर 2 आ जाता है। अभी हाल में हमने अध्याय नंबर 1 ही देखना था। ठीक है, फर्स्ट हमने देख लिया प्रारंभिक कथन। ठीक है, क्या नाम है? कैसे, कब और कहाँ। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने ये सब पढ़ चुके हैं। आपने अगर इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, इसी पे डली हुई है। ठीक है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।